नमस्ते दोस्तों। तजुर्बे ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किया जा सकता। ये अगर स्टूडेंट्स के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इसका मतलब सिंपली है कि लक्ष्य जितना बड़ा हो उतना ज़्यादा संयम होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। ठीक है, इसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि देखते हैं, अगर हम लोग पुलिस का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं तो जितने ऊपर जाएंगे, जितने भी बड़े अधिकारी होंगे, उनसे बात करके देखिए वो कितना शालीनता से बातचीत करेंगे, कितना संयम से हर एक मामले को निपटाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा रीजन होता है कंट्रोल करने के लिए। वहीं कांस्टेबल और गार्ड से अगर बात करेंगे तो हो सकता है आपसे बात करके चिढ़ भी जाए और आपको एक आध थप्पड़ मार भी दे। तो इसके लिए अगर कोई भी बड़ा लक्ष्य है, अगर लक्ष्य बड़ा होता है तो प्रिपरेशन जो होता है बहुत ही धैर्यपूर्ण तरीके से किया जाता है, बहुत ही शांति से किया जाता है। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि तजुर्बे ने शेर को भी खामोश रहना सिखा दिया। जैसे जैसे उसको अनुभव हुआ कि अगर शिकार करना है तो हर एक बार दहाड़ कर, डरा कर, उत्तेजना से शिकार नहीं किया जाता है, उत्तेजना से लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सकता है। कि जैसे आज हम 22 घंटे पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, इसको मैं रेगुलर कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। वहीं 8 से 10 घंटे को हम रेगुलर कंटिन्यूअसली पढ़ सकते हैं। इसी के लिए इस तरह से रूटीन बनाएं कि उसको व्यवहारिक हो। ठीक है, वो व्यवहारिक रूप में आप उसको आगे बढ़ा सके। 8 से 10 घंटे अगर पढ़ाई करते हैं तो वो रेगुलरली आप उसको कंटिन्यू करने की ओर देखें। ठीक है, और पढ़ाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी नहीं होता, क्वालिटी होता है। ठीक है, कि आपको उससे कितना लाभ हो रहा है। तो आइए इसी के साथ आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 21 फरवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पंचायती राज से संबंधित। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पंचायती राज का गठन जो हुआ है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही पंचायती राज का शुरुआत हुआ। ठीक है, और ये कब हुआ? 1992 में। ठीक है, 24 अप्रैल। वहीं अगर म्यूनसिपालिटी की बात करें, नगर पालिका की बात करें, उसका भी संशोधन इसी के साथ हुआ था। वो हुआ था 74th अमेंडमेंट में, जो हुआ था 1 जून 1993 को। तो ये ध्यान रखिएगा दोनों चीजें। तो उसी समय ये आर्टिकल है कि स्वदेशी संस्थानों के रूप में पंचायतों को होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, मेनली जो है पंचायती राज्य को जो है, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो या फिर अप्रत्यक्ष कर हो, ठीक है, तो उससे कितना जो है ये संग्रह कर लेते हैं। और पंचायती राज के लिए जो फंडिंग की व्यवस्था की जाती है, वित्त पोषण की जाती है, वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो राज्य और केंद्र सरकार मिलकर करते हैं। क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ अपना उपयोग का धन का मात्र 1% ही जुटाने में सक्षम होते हैं, 1% ही कमाते हैं। ठीक है, तो इसके क्या फायदे हैं, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। जैसे राजस्व के क्या क्या स्रोत हैं, ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्राम सभा की क्या भूमिका है, ठीक है, उसके बाद इसकी जो निर्भरता है वित्त पोषण के लिए, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, तो इसके लिए कौन से नए तरीके अपनाए जाने चाहिए जिससे कि इनकी जो बाधाएं हैं ज्यादा से ज्यादा राजस्व को संग्रहित करने की, तो क्या क्या बाधाएं हैं। जैसे कि वहां के जो लोग होते हैं, जैसे जो भी चुन के आते हैं, चाहे वो मुखिया के रूप में चुन के आए हों, तो वो अपनी लोकप्रियता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना चाहते, इसी के लिए ज्यादा सही तरीके से वो संग्रह नहीं करते। वहीं वहां के जो जनता होते हैं वो शिक्षित नहीं होते या फिर ज्यादा से ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, ठीक है, कर चुकाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सी समस्याएं हैं। ठीक है, तो हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि अध्ययन में कहा गया है कि हम जितने भी प्लास्टिक बोतल्स में पानी पीते हैं, तो उन्हीं बोतल्स की बात कर रहे हैं कि हमने बोतल बंद पानी में छोटे प्लास्टिक कणों की मात्रा को कम आंका है। अभी हाल ही में एक रिसर्च किया गया, उसी में पाया गया वहां पे बहुत बड़ी संख्या में हमारे प्लास्टिक के जो वाटर बोतल होते हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या में जो है वो माइक्रो प्लास्टिक्स उपलब्ध होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन से प्लास्टिक्स हैं, ठीक है, उसके टाइप्स को जान लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्यों छुपा हुआ था इसमें, इस अध्ययन में क्या क्या नए तरीके अपनाए गए जिससे कारण जो है हमें पता चला कि बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक जो होते हैं वो पीने के जो प्लास्टिक के बोतल्स होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है शादी करने के लिए महिलाओं को रोजगार से बाहर करने वाले जो नियम है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि ये कहीं ना कहीं कठोर नियम है और असंवैधानिक है। कि महिला को सिर्फ इसलिए जॉब से निकाल दिया जाता है बहुत बार कि जब महिला शादी करने के लिए छुट्टी लेती है या फिर शादी कर ली होती है, तो इन कारणों से सिर्फ और सिर्फ
उनको रोजगार से निकाल दिया है। तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक कहा है। तो इसके क्या मामले हैं, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है, हैविंग पंचायत एज सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट्स, मतलब कि पंचायतों को स्वशासी संस्थाओं के रूप में होना आवश्यक है, ठीक है। सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन के रूप में यहाँ पे लाने की बात की जाए राइटर के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहले भी शुरुआत में पढ़ लिए हैं कि जो पंचायती राज का शुरुआत हुआ 73वें और 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। और ये जो हुआ था 1992 में। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। तो इसी में कहा जाता है कि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लागू हुए 3 दशक बीत चुके हैं, जिसमें परिकल्पना की गई थी कि भारत में स्थानीय निकाय स्थानीय स्वशासन के संस्थानों के रूप में कार्य करेगा। मेनली जो है विकेंद्रीकरण के लिए ही लाया गया था पंचायती राज, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा शक्तियों को विकेंद्रीकरण किया जा सके और बेहतर तरीके से लोगों की जरूरतों को चिन्हित किया जा सके, समझा जा सके, जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। उसी के लिए ग्रामीण स्थानीय सरकारों को मजबूत करने के लिए 2004 में पंचायती राज मंत्रालय का भी गठन किया, ठीक है। और जब स्थानांतरण की स्थिति का विश्लेषण करने की बात आती है तो यह स्पष्ट होता है कि कुछ राज्य जो हैं वो आगे निकल गए हैं, ठीक है, जबकि कई राज्य जो हैं वो पीछे रह गए हैं। खासकर पंचायती राज को जो शक्तियां स्थानांतरित करने की बात की जा रही है, तो विकेंद्रीकरण के प्रति राज्य सरकारों की जो प्रतिबद्धता है वो पंचायती राज संस्थानों को जमीनी स्तर पर एक प्रभावी स्थानीय शासन तंत्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो राज्य सरकार का होता है, क्योंकि वहां का जो चुनाव ही कंडक्ट होता है वो स्टेट इलेक्शन के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर पंचायती राज को सशक्त करना है, ठीक है, तो ग्रामीण स्तर भी वहां पे सशक्त हो जाएंगे। इसी के लिए राज्य सरकार को सबसे ज्यादा मेहनत करने की बात की जा रही है यहाँ पे राइटर के द्वारा। इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। संवैधानिक संशोधन ने राजकोषीय स्थानांतरण पर विशिष्ट विवरण निर्धारित किया है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो है इस आर्टिकल में जो उनके लिए रेवेन्यू की आवश्यकता होती है, उनके सोर्सेज क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो कलेक्ट कितना करते हैं, उसको टैक्स को कलेक्ट करने के लिए ग्राम सभा की क्या क्या शक्तियां होती है, हर एक चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसी में आगे कहा जाता है जिसमें स्वयं के राजस्व का सृजन भी शामिल है। तो केंद्रीय अधिनियम से निकलकर विभिन्न राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों ने कराधान और संग्रह के प्रावधान किए, ठीक है। यहाँ पे टैक्स कलेक्शन के लिए प्रावधान किए गए और इन अधिनियमों के प्रावधान के आधार पर ही पंचायतों ने अधिकतम सीमा तक अपने स्वयं के संसाधन को उत्पन्न करने का प्रयास किया है, ठीक है। जितना हो सकता है अपनी जरूरतों के अनुसार जो है रेवेन्यू को ज्यादा से ज्यादा जनरेट करने का प्रयास किया है और सहभागी योजनाओं और बजटीय मंत्रालय के ऐसे हस्तक्षेप का अंतिम परिणाम भी यहाँ पे सुनिश्चित किया जाता है। तो पंचायतें जो होती है वो करों के माध्यम से ही, ठीक है, राजस्व का केवल 1% कमाती है, ठीक है। टैक्स के माध्यम से जो है वो पंचायत अपना रेवेन्यू का मात्र 1% कमाती है, बाकी राज्य और केंद्र से अनुदान के रूप में पंचायतों को दिया जाता है। तो ये विशेष रूप से बताया जाता है कि लगभग 80% राजस्व जो है वो पंचायतों को केंद्र द्वारा दिया जाता है, वहीं 15% राजस्व जो है वो राज्यों द्वारा दिया जाता है। तो यह विकेंद्रीकरण के समर्थन के लिए आंखें खोलने वाला है, क्योंकि इसका शुद्ध परिणाम यह है कि 30 वर्ष हो चुके हैं, क्योंकि 1992 में यह एक्ट बना था, ठीक है। तो 30 वर्षों के स्थानांतरण पहले के बाद भी पंचायतों द्वारा जुटाया गया राजस्व इतना कम क्यों है, ठीक है। तो राजस्व के जो अपने स्रोत हैं उसके लिए क्या क्या रास्ते हैं, जैसे ग्रामीण स्थानीय निकायों के राजस्व के अपने स्रोत पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेष समिति की रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि राज्य अधिनियमों के विवरण पर विस्तार से बताती है, जिसमें कर, यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कर और गैर कर रेवेन्यू। कुछ टैक्स से, ठीक है, रेवेन्यू प्राप्त होते हैं, कुछ नॉन टैक्स से रेवेन्यू प्राप्त होते हैं। अभी पहले ही हम लोग पढ़े हैं कि पंचायत जो है वो अपना रेवेन्यू मात्र 1% ही टैक्स से संग्रहित करता है और बाकी जो है वो नॉन टैक्स से संग्रहित करता है, जिससे पंचायतों द्वारा एकत्र और उपयोग किया जाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे ये रेवेन्यू जनरेट करता है, टैक्स को कहाँ कहाँ से कलेक्ट करता है। जैसे संपत्ति कर हो गया, ठीक है, भूमि राजस्व पर उपकर, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क पर अधिभार, टोल, पेशे पर कर, विज्ञापन, पानी और स्वच्छता और बिजली प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोगकर्ता शुल्क प्रमुख ओएसआर है, ठीक है। ओएसआर का मतलब होता है ओन सोर्स
रेवेन्यू, जो उसका अपना जो स्रोत है रेवेन्यू के लिए, उसी को कहा जाता है ओएसआर। जहां पंचायतें जो होती है वो अधिकतम आय अर्जित कर सकती है और पंचायतों से अपेक्षा की जाती है कि वे उचित वित्तीय नियमों को लागू करके कराधान के लिए अनुकूल वातावरण भी स्थापित करें। ठीक है, ये ध्यान रखिए क्या क्या शक्तियां हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उचित वातावरण स्थापित करने की बात की जा रही है। इसमें कर और गैर कर आधारों के संबंध में निर्णय लेने, ठीक है, यहाँ पे कर और गैर कर के आधार पर उनको निर्णय लेने का भी अधिकार है और उनकी दरें निर्धारित करने का भी अधिकार है। ठीक है, और आवधिक संशोधन, समय समय पर संशोधन करने की बात की जा रही है कि आवधिक संशोधन के लिए प्रावधान स्थापित करना, छूट क्षेत्रों को परिभाषित करना और संग्रह के लिए प्रभावी कर प्रबंधन और प्रवर्तन कानून बनाना भी शामिल है। ये सारी शक्तियां हैं पंचायत की। ठीक है, अब देख लेते हैं इसी में आगे कहा जाता है कि गैर कर राजस्व की विशाल संभावनाओं में शुल्क, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वो अपना रेवेन्यू जनरेट करता है पंचायत जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू से। ठीक है, इसमें शुल्क मतलब फी, किराया और निवेश बिक्री से आय और किराए के शुल्क और प्राप्तियां से प्राप्त करता है। तो ऐसी नवीन परियोजनाएं भी जो ओन सोर्स रेवेन्यू ओएसआर उत्पन्न कर सकती है। इसमें ग्रामीण व्यापार उद्योग, अभी वर्तमान समय में जो नवीन प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे ग्रामीण व्यापार केंद्र हो गया, नवीन वाणिज्यिक उद्यम हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं हो गया, उसके बाद कार्बन क्रेडिट से होने वाले आय। ठीक है, अगर उस गांव में बहुत ज्यादा सोलर प्लांट लगाए गए हैं तो अगर वो ज्यादा जनरेट कर ले रहा है अपने उपयोग से तो उसको ग्रिड में बेचकर भी अतिरिक्त आय कमा सकता है, बिजली से भी। उसी की बात यहाँ पे कहा जाता है कार्बन क्रेडिट का। ठीक है, और भी कुछ तरीके हैं, अगर कार्बन को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करने का कोई उपकरण लगा लेता है तो यहाँ पे भी कार्बन क्रेडिट के रूप में उपयोग कर सकता है उसके। और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, इसको कहा जाता है सीएसआर, मतलब कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है वो सोसाइटी के विकास के लिए जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जैसे जैसे मान लीजिए मुंबई हो गया, मुंबई में धारावी सबसे बड़ा स्लम एरिया है। ठीक है, तो उसी के विकास के लिए वो एक एग्जाम्पल है। तो उसी तरह हर एक राज्य में जो है बड़े बड़े जो अविकसित होते हैं या अल्प विकसित क्षेत्र होते हैं उसके विकास के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियां जो होती है वो पैसे देती है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है सीएसआर, मतलब कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसी के निधि और दान के रूप में शामिल होता है यहाँ पे पंचायत का एक रेवेन्यू का भी एक तरीका भी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम सभाओं की क्या भूमिकाएं होती है राजस्व के संग्रह के लिए। तो राजस्व सृजन के लिए स्थानीय संसाधनों का लाभ उठाकर जमीनी स्तर पर आत्मनिर्भरता और सतत विकास को बढ़ावा देने में जो ग्राम सभाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। वे कृषि और पर्यटन से लेकर लघु स्तरीय उद्योगों तक की राजस्व सृजन पहलों के योजना बनाने, निर्णय लेने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पंचायत का क्या कार्य था, उसके बाद ग्राम सभा का क्या कार्य था, सारी चीजें ध्यान रखते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के पीटी और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, तो कृषि और पर्यटन से लेकर लघु स्तरीय उद्योगों तक की राजस्व सृजन पहलों की योजना बनाना, निर्णय लेना और कार्यान्वयन में संलग्न रहना जो है मुख्य भूमिका है ग्राम सभा का। और उसके पास स्थानीय विकास प्रोजेक्ट्स जितने भी होते हैं, सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम के लिए धन को निर्देशित करने, कर, शुल्क और लेवी लगाने का भी अधिकार होता है। वहीं पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन, समावेशी भागीदारी के माध्यम से ग्राम सभाएं जो होती है वो जवाबदेही सुनिश्चित करती है। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है ग्राम सभा का। और सामुदायिक विश्वास को बढ़ावा देने और गांवों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और लचीला बनाने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ग्राम सभाएं। ठीक है, इस प्रकार ग्राम सभाओं को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और राजस्व सृजन प्रयासों की प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए बाहरी हितधारकों के साथ, यहाँ पे जितने भी बाहरी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ भी साझेदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिससे और बेहतर तरीके से ये योजना बना सके, निर्णय ले सके और कार्यान्वयन कर सके, जिससे कि गांव को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में वे सक्षम हो सके। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है कि कई राज्यों में ग्राम पंचायतों के पास कर एकत्र करने का अधिकार नहीं है, जबकि कई अन्य राज्यों में मध्यवर्ती और जिला पंचायतों को कर संग्रह की जिम्मेदारी भी नहीं सौंपी गई है। यहाँ पे कुछ असमानताएं भी देखी जाती है, खासकर पंचायत से संबंधित नीतियों में। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि जब ग्राम पंचायतें अपने करों का 89% एकत्र करती है तो मध्यवर्ती
पंचायतें 7% और जिला पंचायतें 5% की मामूली राशि एकत्र करती है और समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए OSR, ठीक है, ओन सोर्स रेवेन्यू का सीमांकन करने की आवश्यकता है। तो निर्भरता पर काबू कैसे पाया जा सकता है, क्या क्या नई चीजों की आवश्यकता है, यहाँ पे बहुत सी बाधाएं बताई जाती है, इसी कारण जो है वो राजस्व को जनरेट करने में सफल नहीं हो पाते हैं पंचायत। तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि राजस्व बढ़ाने के हर सक्षम कारक के बावजूद जो है वो पंचायतें संसाधन जुटाने में कई बाधाओं का सामना कर रही है, जिसमें पहला यहाँ पे कहा जाता है कि समाज में व्याप्त मुफ्त संस्कृति, ठीक है, सब कुछ फ्री में चाहिए, मुफ्त संस्कृति, करों का भुगतान करने में उदासीनता, ठीक है, टैक्स को देने में ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं ग्रामीण स्तर के लोग, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को लगता है कि कर लगाने से उनकी लोकप्रियता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, ठीक है, कि क्या क्या समस्याएं हैं जिसके कारण जो है पंचायत में राजस्व जनरेट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो पंचायतों को स्वशासी संस्थानों के रूप में विकसित करने के लिए राजस्व जुटाने के महत्व का निर्वाचित प्रतिनिधियों और जनता को शिक्षित करने की आवश्यकता है, ठीक है, दोनों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। वहां के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, क्योंकि बहुत ही आवश्यक है, अगर राजस्व भी नहीं होगा, आपके पास पैसा ही नहीं होगा, तो उस क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे, ठीक है। उसी की बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों और जनता दोनों को शिक्षित करने की आवश्यकता है कि क्यों पंचायतों को राजस्व आवश्यक है। तो अंततः यहाँ पे कहा जाता है कि अनुदान के लिए निर्भरता जो है उसको कम करना होगा और उचित समय में पंचायतें अपने संसाधनों पर जीवित रहने में सक्षम होगी। पंचायतें ऐसी स्थिति तभी हासिल कर सकती है जब शासन के सभी स्तरों पर समर्पित प्रयास हो, ठीक है, मतलब कि राज्य और केंद्र भी इसमें शामिल हो, उसी की बात की जा रही है। और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, प्रतिनिधि जो हो वो निस्वार्थ हों, ग्राम सभा की कुछ इंपॉर्टेंट भूमिका हो, ये सारे जब एक साथ एकजुट होकर कार्य करेंगे तब जो है वो पंचायत का जो है वो परिणाम बहुत ही सकारात्मक देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें सिंपली कहा जाता है कि हम लोग जो प्लास्टिक बोतल में पानी पीते हैं, अभी हाल ही में एक स्टडी में पाया गया है कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो है वो माइक्रो प्लास्टिक्स उपलब्ध होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जाता है कि अध्ययन में कहा गया है कि हमने जो बोतल बंद पानी में छोटे प्लास्टिक कणों की मात्रा को बहुत ही कम मापा था, मतलब कि अमाउंट ऑफ टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स इन बोटल्ड वाटर अंडर एस्टिमेटेड, ठीक है, ऐसा अध्ययन में पाया गया है। मतलब कि हम लोग अध्ययन में ध्यान ही नहीं देते थे पहले कि जितने भी प्लास्टिक बोतल जो है पानी पीने के लिए उपयोग किए जाते हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या में माइक्रोप्लास्टिक उपलब्ध है। तो कैसे शोध किया, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो शोधकर्ताओं ने पारंपरिक तरीकों से परे, ठीक है, पारंपरिक तरीकों से परे छोटे प्लास्टिक कणों की छिपी हुई दुनिया को उजागर करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। और एक नए अध्ययन में पाया है कि 1 लीटर जो प्लास्टिक वाटर बोतल होता है उस पानी में सूक्ष्म, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म मतलब माइक्रो और नैनो प्लास्टिक के 1 लाख से अधिक कण पाए गए हैं। यह ध्यान रखिएगा, 1 लाख से अधिक कण सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर के वाटर के बोतल में होते हैं जो प्लास्टिक में बंद होते हैं, ठीक है। और भी जो रेलवे में जो लोकल स्टेशन पे मिलते हैं, जो अच्छे तरीके से साफ भी नहीं होते हैं या फिर वहां के आसपास के नल में भरे जाते हैं, उसकी तो गुणवत्ता और भी खराब हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे तो ये एक आदर्श रूप में एक बेहतर प्लास्टिक का बोतल लेकर इस तरह का निर्णय लिया गया है। लेकिन इस तरह का अध्ययन जब उस तरह के गंदे बोतल में किया जाएगा तो उसकी स्थितियां और ज्यादा अलग होगी, ठीक है, उसके परिणाम और ज्यादा भयावह हो सकते हैं। तो इसी में आगे कहा जाता है कि नैनो प्लास्टिक सूक्ष्म होते हैं जिसका आयाम, जिसका एम्पलीट्यूड 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। और नए निष्कर्ष के संकेत मिले हैं कि जितने भी बोतल बंद पानी में पहले की अपेक्षा अन्य छोटे प्लास्टिक कणों की बहुत ही अधिक मात्रा होती है। वही बात कहा जा रहा है कि पहले की अपेक्षा, पहले उस तरह से माइक्रोप्लास्टिक ज्यादा नहीं होते थे, अब जो है कि ज्यादा से ज्यादा डिमांड होने लगा है प्लास्टिक के वाटर बोतल का। तो वहां पे सारे मानदंड को सही तरीके से अपनाया नहीं जाता, बहुत से जो सरकार के नियम है उसको नजरअंदाज किया जाता है, जिसके कारण जो है अभी वर्तमान समय में जो बोतल्स में बहुत ज्यादा जो है वो माइक्रोप्लास्टिक्स के कण पाए जा रहे हैं। इसी में आगे कहा जाता है कि यह जो अध्ययन किया गया है वो न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित और 8 जनवरी 2024 को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की कार्यवाही में प्रकाशित हुआ, ठीक है। ये जो स्टडी जो है ये 8 जनवरी 2024 को
प्रकाशित किया गया था। इसी में पाया गया कि नैनो प्लास्टिक्स तकनीक के विश्लेषण में मौजूदा जो अंतर है, कि ऐसा लोग पहले अध्ययन में कहते थे कि जो प्लास्टिक्स के वाटर बोतल्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अभी जो स्टडी में पाया गया है कि बहुत बड़ी मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक्स मिले हैं। तो ये जो विश्लेषण में मौजूदा अंतर पाया गया है, तो इसके क्या कारण है, ठीक है। प्लास्टिक कणों की रूपरेखा तैयार करने की बात की जा रही है, तो विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यह जो अध्ययन है वो नैनोमीटर स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जानकारी प्रदान करने में भी सहायक हो सकता है। तो नए अध्ययन में पाया गया है कि 1 लीटर बोतल बंद पानी में सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक के 1 लाख से अधिक कण हो सकते हैं, और नैनो प्लास्टिक सूक्ष्म होते हैं जिसका जो आयाम 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि माइक्रो मीन्स होता है 1 मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है, और नैनो मीन्स होता है 1 बिलियंस, मतलब कि 1 अरब, 1 अरबमा, ठीक है। तो अध्ययन कैसे आयोजित किया गया ये देख सकते हैं। इसी तरह के जो है वो माइक्रो प्लास्टिक वर्तमान समय में उपलब्ध होते हैं, जो हमें सामान्य आंखों से नहीं दिखती है। यहाँ पे 12 प्रिंसिपल का उपयोग किया गया था इस तरह के स्टडी को कंडक्ट करने के लिए, रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। तो नैनो प्लास्टिक्स का विश्लेषण करना बहुत ही मुश्किल है, मुख्यतः उनके आकार के कारण, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और उन्हें पहचानने के लिए विभिन्न डायग्नोसिस तकनीक की क्षमता के कारण बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्हें पहचानने के लिए डायग्नोसिस की आवश्यकता होती है, वो भी विभिन्न प्रकार की, ठीक है, डायग्नोसिस टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता होती है। तो अपने प्रयोग में शोधकर्ताओं ने एक कस्टम हाइपर स्पेक्ट्रल उत्तेजित रमन स्कैटरिंग का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, SRS इसी को कहा जाता है, उत्तेजित रमन स्कैटरिंग। तो इसके इमेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से इन चुनौतियों का समाधान हो सकता है, ठीक है। जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं उसका सही तरीके से हम लोग पहचान कर सकते हैं। तो इसी में कहा जाता है कि विभिन्न तरंगदैर्घ्य, मतलब कि विभिन्न वेवलेंथ पर किसी वस्तु के अणुओं की कई छवियों को कैप्चर कर सकता है, जिससे कि ये जो इमेजिंग प्लेटफॉर्म है SRS, उसी को कहा जाता है उत्तेजित रमन स्कैटरिंग, ठीक है। इसी की बात कहा जा रहा है कि विभिन्न वेवलेंथ पे वस्तु के अणुओं की कई छवियों को कैप्चर कर सकता है, जिससे वैज्ञानिकों को एक व्यापक तस्वीर मिल सकती है। इसी के साथ वे वस्तु की संरचना को एक साथ जोड़कर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यहाँ पे और भी बहुत से सूक्ष्म कण मौजूद हैं, ठीक है। तो इसी की बात यहाँ पे कही जा रही है कि SRS माइक्रोस्कोपी रमन प्रभाव, तो रमन इफेक्ट की भी बात की जा रही है, या उसी को रमन इफेक्ट को ही रमन स्कैटरिंग का उपयोग भी कहते हैं। जब एक निश्चित आवृत्ति, मतलब कि फ्रीक्वेंसी का प्रकाश परमाणुओं या फिर अणुओं के समूह पर केंद्रित होता है, तो वे दोनों किरण में कुछ ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और इसे अलग अलग दिशाओं में बिखेर देते हैं। तो यह जो बिना रोक टोक के प्रकीर्णन का एक रूप बना देता है। तो लोचदार प्रकीर्णन में बिखरे हुए प्रकाश में अभी भी गतिज ऊर्जा होती है और परमाणुओं या फिर अणुओं के किसी को भी अवशोषित नहीं करती है। तो यही पूरा प्रक्रिया है, ठीक है, कि कैसे हम लोग जो हैं वो कामयाब हुए हैं इस स्टडी में, जो है वो प्लास्टिक के वाटर बोतल्स में जितने भी माइक्रो प्लास्टिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को हम लोग आंकने में कामयाब हुए हैं। तो इसी के अनुसंधान टीम ने SRS इमेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ स्वचालित एल्गोरिदम का भी उपयोग किया है, ठीक है, ऑटोमेटिक एल्गोरिदम का भी उपयोग किया है, जिसे टीम ने प्लास्टिक की पहचान करने के लिए तैयार किया था। तो एल्गोरिदम ने SRS, हर एक जगह जो SRS बोला जा रहा है सब जगह रमन इफेक्ट का यूज हुआ है, ठीक। तो रमन इफेक्ट के जो इमेजिंग प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा उत्पादित डेटा से रासायनिक संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी जो है निकाली जाती है। तो एक बार जब शोधकर्ताओं ने परीक्षण और सत्यापन कर लिया और यह संयुक्त उपकरण जो है वो प्लास्टिक कणों का शीघ्र और सटीक पता लगा सकता है, तो उन्होंने सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक की तलाश के लिए एक मॉडल प्रणाली शुरू की, खासकर जो है वो प्लास्टिक वाटर बोतल्स के लिए, जितने भी बोतल बंद पानी आती है उसके लिए इस तरह का एक मॉडल तैयार किया गया। तो इसी में निष्कर्ष क्या निकला, ठीक है, रिसर्च का रिजल्ट क्या निकला, तो जांच में करीब 2.4 लाख जो है वो माइक्रोप्लास्टिक मिले, ठीक है। तो 2.4 लाख की मौजूदगी का पता जो है लगा, वो भी प्रति लीटर वाटर बोतल में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर के जो पैक्ड प्लास्टिक वाटर बोतल होते हैं उसमें, ठीक है।
तो इसी पेपर स्टडी में जो पेपर के अनुसार कहा गया, शोधकर्ताओं ने परिणाम की भयावहता के आधार पर निष्कर्ष निकाला। ये जो है इतना ज्यादा भयानक रिजल्ट आया, लगभग 2.4 लाख जो है वो माइक्रोप्लास्टिक्स देखे गए इस तरह के सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर के पानी के वाटर बोतल में। ठीक है, तो इस तरह से भयभीत हो गए वैज्ञानिक और केवल बड़े माइक्रो प्लास्टिक्स पर ध्यान केंद्रित करने वाले पहले जो रिपोर्ट्स आते थे, तो जो बड़े प्लास्टिक्स होते थे, जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं जिसकी साइज थोड़ी बड़ी होती थी, सिर्फ उसी का अध्ययन करके छोड़ दिया जाता था। लेकिन अभी वर्तमान समय में रमन इफेक्ट का उपयोग करके इस तरह के निष्कर्ष तक पहुंचा गया कि लगभग 2.4 लाख माइक्रो प्लास्टिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर के प्लास्टिक के वाटर बोतल में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पे कही जा रही है कि इन परिणामों की तुलना में 2 से 3 ऑर्डर अधिक परिणाम के हैं कि विशेषज्ञ जो हैं वो बोतल बंद पानी में माइक्रोप्लास्टिक्स की एकाग्रता को कम करके आंक रहे थे। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, अब पानी में कौन कौन सा प्लास्टिक्स होते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं इस फिगर में हर एक प्लास्टिक्स का नाम डिनोट किया गया है, जैसे PA66, PVC, PP, PE, PMMC, PMMA, PS, PET। ठीक है, और ये सारे का पूरा नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो अनुसंधान टीम ने बोतल बंद पानी में प्लास्टिक की उपस्थिति को ट्रैक करने के लिए जिस एल्गोरिदम का उपयोग किया वह निम्नलिखित प्रकार का पाया जाता है, जैसे कि पॉलियामाइड 66। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद पॉलीप्रोपाइलीन PPUC कहा जाता है। उसके बाद पॉलीइथाइलिन, उसके बाद पॉलीमिथाइल मैथ्रेक्रिलेट, उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड उसी को कहा जाता है PVC, उसके बाद पॉलीअस्टाइनिन और पॉलीइथाइलिन टेरेक्थेलेट उसी को कहा जाता है PET। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो अध्ययन के और क्या क्या निहितार्थ हैं, तो इस अध्ययन ने वास्तविक दुनिया के पानी के नमूने में माइक्रोमीटर पैमाने से परे प्लास्टिक सामग्री के विखंडन की पुष्टि की है। ठीक है, सबसे मुख्यतः जो है वो माइक्रोप्लास्टिक्स की इतनी बड़ी आंकड़ा का वो आकलन किया है। तो इसके निष्कर्षों को अनुसंधान टीम के SRS जो रमन इफेक्ट्स हैं उसके इमेजिंग प्लेटफॉर्म का जो उपयोग किया है वो बहुत ही अलग रहा, जो पारंपरिक इमेजिंग तकनीकों से परे है, जिससे कि छोटे प्लास्टिक कणों की छिपी हुई दुनिया को उजागर करने में भी सफल हुआ। तो शोधकर्ताओं ने आगे बताया कि यह जो मॉडल प्रणाली है उसमें प्लास्टिक कणों की गिनती से प्लास्टिक कणों की संरचना और आकार के बीच एक जटिल संबंध का भी पता चलता है। उदाहरण के लिए जैसे पॉलीअस्टाइलिन कणों का आकार जो है वो लगभग 100 से 200 नैनोमीटर होता है, जबकि PET कणों का जो आकार होता है लगभग 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। देख सकते हैं कितना छोटा होता है। तो यह शोधकर्ताओं द्वारा लिखा जाता है कि द्रव्यमान में मापते समय PET एक अधिक महत्वपूर्ण घटक क्यों है, जबकि कणों की संख्या की गणना करते समय पॉलीअस्टाइनिन स्पष्ट रूप से हावी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं PET और पॉलीअस्टाइलिन ये दोनों जो है अलग अलग तरीके से अगर वजन किया जाता है तो उसका अलग रिजल्ट आता है, और अगर संख्या गिना जाता है तो उसका अलग रिजल्ट आता है। ठीक है, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यह अध्ययन ऐसे समय में प्रकाशित किया गया है जब प्लास्टिक प्रदूषण जो है वो वर्तमान युग की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है, जिससे समुद्री खाइयों से लेकर हिमालय के पर्वतों की चोटियों तक सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाते हैं। ठीक है, और इन अध्ययनों से पाया गया है कि प्लास्टिक की वस्तुएं जो होती है वो सूक्ष्म माइक्रोमीटर टुकड़ों में टूट सकती है, जिसका अर्थ है कि वे जैविक बाधाओं को तोड़ सकते हैं और जीवित प्राणियों के शरीर के विभिन्न हिस्सों में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही बात कहा जाता है कि ये सभी जीव जंतु के स्वास्थ्य के लिए, उनके पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है प्लास्टिक। इसलिए लगातार जो है वो सरकार के द्वारा कहा जाता है कि प्लास्टिक्स को बंद किया जाए। बस प्रॉब्लम यह है कि कार्यान्वयन इतना खराब होता है। सिंपली अगर छोटे से शहर में भी आप जाके देखेंगे तो सरकार के द्वारा जो भी प्लास्टिक्स बैन किए जाते हैं, वो जैसे ठेला लगाने वाले कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो सब्जी बेच रहा हो या फिर कोई भी स्ट्रीट फूड बेच रहा हो, तो जितने भी जो इन्वेस्टिगेट करने वाले होते हैं या फिर जांच पड़ताल करने वाले अधिकारी होते हैं, वो इन ठेला लगाने वाले पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, प्लास्टिक्स इनके पास ना हो। उससे ज्यादा अगर जो प्रोड्यूस करे, जो उत्पादन कर रहे हैं इन प्लास्टिक्स का, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो हो सकता है कि जल्द से जल्द हम लोग प्लास्टिक को पूर्णतः बैन करने में सफल हो जाएंगे। जो ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है, हर एक तरह से जो है प्लास्टिक समस्या बना हुआ है। ठीक है, तो इसी के लिए
हमें भी लगातार जो है आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए कि जल्द से जल्द जो है वो प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है रूल्स दैट एज आउट वुमेन फ्रॉम जॉब्स ड्यू टू मैरिज इलिगेशन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि शादी करने के लिए महिलाओं को रोजगार से बाहर करने वाले नियम जो है वो कठोर और असंवैधानिक है। ठीक है, उसी की बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही जा रही है। तो इसी में पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला कर्मचारियों को शादी करने या फिर घरेलू मुद्दे के लिए धमकाकर नौकरी से निकालने के लिए घोर लैंगिक भेदभाव का समान है। ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना गया है और यह कहीं ना कहीं जो है पूर्णतः असंवैधानिक है। तो महिलाओं की शादी हो जाने के कारण जो है वो रोजगार समाप्त करना भी लैंगिक भेदभाव का एक रूप है और असमानता का एक गंभीर मामला भी उत्पन्न होता है। तो ऐसे पितृसत्तात्मक शासन को स्वीकार करना मानवीय गरिमा, गैर भेदभाव और निष्पक्ष व्यवहार के अधिकार को कमजोर करता है और लिंग आधारित पूर्वाग्रह पर आधारित कानून और नियम संवैधानिक रूप से अस्वीकार है। ठीक है, इस तरह के जो कृत्य अगर किसी के द्वारा किए जाते हैं तो उसके लिए एक दंडनीय प्रावधान सुनिश्चित किए जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह के कृत्य जो है नहीं किए जाने चाहिए, इसके लिए ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। तो ये टिप्पणियां उस आदेश में कहा गया जिसने सैन्य नर्सिंग सर्विस में एक महिला अस्थायी आयुक्त अधिकारी के अधिकारों को बरकरार रखा गया था, जिसे शादी करने के लिए छुट्टी दे दी गई थी। ठीक है, ये पूरा का पूरा मामला इसी केस में था कि एक सैन्य नर्सिंग सेवा में एक महिला को शादी करने के लिए छुट्टी दी गई थी। ठीक है, तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को पूर्व लेफ्टिनेंट सेलिना जॉन को उसके सभी दावों के पूर्व और अंतिम निपटान के रूप में 8 सप्ताह के भीतर मुआवजा के रूप में 60 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया था। सरकार जो है वो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की लखनऊ पीठ के एक फैसले के खिलाफ अपील में आई थी। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला के पक्ष में आदेश दिया। ठीक है, और यह देखते हुए कि सेवाओं से उनकी रिहाई जो की गई है वो पूर्णतः गलत और अवैध की गई है, इसलिए तत्काल ही मात्र 8 सप्ताह के भीतर ही 60 लाख का मुआवजा देने की बात की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के एक आदेश में पाया है कि शादी के खिलाफ नियम जो है वो केवल महिला नर्सिंग अधिकारियों पर लागू था। ठीक है, और यह नियम जो है वो प्रत्यक्षता स्पष्ट रूप से मनमाना था। ठीक है, तो आदेश में कहा जाता है कि महिला कर्मचारियों की शादी और उनकी घरेलू भागीदारी को पात्रता से वंचित करने का आधार बनाने के लिए जो नियम है वो पूर्णतः असंवैधानिक है। तो अदालत ने यह भी दर्ज किया कि सैन्य नर्सिंग सेवा में अस्थायी कमीशन देने के लिए सेवा के नियमों और शर्तों से संबंधित सेना निर्देश 1995 को भी निरस्त करने की आवश्यकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेंट किया गया। सही बात है कि क्योंकि कोई भी अगर पुरुष है तो वो कहीं ना कहीं महिला के अस्तित्व के कारण ही है, तो इसीलिए महिला को एक निश्चित सम्मान मिलना ही चाहिए समाज में। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो कि आपके यूपीएससी के 2024 के पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे मेनेटेस, ठीक है, लगातार जो है मैं स्पेसीज का क्वेश्चन बहुत ला रहा हूं क्योंकि स्पेसीज के क्वेश्चन यूपीएससी में रहते हैं हमेशा से। ठीक है, तो इसी की बात करते हैं। तो मेनेटेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मेनेटीज जो हैं वो बड़े जलीय स्तनधारी हैं जिन्हें कभी कभी समुद्री गाय भी कहा जाता है। ठीक है, और मैनाटीज जो है वो आमतौर पर अकेले रहने वाले जानवर हैं जो ठंडे मौसम के दौरान गर्म पानी में इकट्ठा होने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ठंडे मौसम के दौरान जो है वो गर्म पानी में इकट्ठा होते हैं और इन्हें IUCN रेड लिस्ट में अति संवेदनशील, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों, तीनों का तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, इसको कभी कभी जो है वो समुद्री गाय भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये मुख्य पॉइंट है, इसी से रिलेट कर देगा मेनेटेस को। ठीक है, और ये जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। कुछ बातें इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देख सकते हैं फिगर जो है वो मेनेटीज इश्यू कहा जाता है। तो मेनेटीज जो है वो आमतौर पर अकेले रहने वाला जानवर है और ठंडे मौसम के समय वो गर्म पानी में इकट्ठा होता है। ठीक है, और मैनाटीज जो है वो बड़े जलीय स्तनधारी है जिन्हें कभी कभी समुद्री गाय भी कहा जाता है। और मैनाटीज जो है वो शाकाहारी है जो 60 से अधिक विभिन्न प्रकार के पौधे खाता है। ठीक है, और IUCN की रेड लिस्ट में यह जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो आर्द्र भूमि वेटलैंड से संबंधित है। तो पहला स्टेटमेंट है आर्द्र भूमि जो है वो भूमि के निचले क्षेत्र हैं जो हमेशा अस्थायी रूप से पानी से संतृप्त रहते हैं। वे भूमि और पानी के बीच संक्रमण क्षेत्र हैं जहां पानी का प्रवाह, पोषण तत्वों का चक्र और सूर्य की ऊर्जा मिलती है
और तीसरा स्टेटमेंट है सिरपुर झील जो है वो आंध्र प्रदेश में एक रामसर साइट है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर जो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है, क्योंकि भारत ने इंदौर में रामसर स्थल सिरपुर झील में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 मनाया, ठीक है। तो इंदौर में जो है वो सिरपुर झील है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। और आर्द्रभूमि जो होती है वो भूमि के निचले क्षेत्र हैं जो अस्थायी या मौसमी रूप से पानी से संतृप्त होते हैं और भूमि और पानी के बीच में संक्रमण का क्षेत्र होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अस्थायी रखा गया है, ठीक है, यहाँ पे अस्थायी होगा, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अस्थायी नहीं होता है, यहाँ मौसमी रूप से होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन रिप करंट शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। रिप करंट जो होता है वो बहुत ही तेज जल का प्रवाह होता है, ठीक है। तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे सिंपली जो है सही उत्तर हो जाएगा डी, मतलब कि ये समुद्र तट से वापस खुले महासागर, समुद्र या झील की ओर बहने वाला पानी का एक तेज प्रवाह है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, तेज प्रवाह को ही रिप करंट भी कहा जाता है। तो इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे ये समुद्र तट से वापस खुले महासागर, समुद्र या फिर झील की ओर बहने वाली पानी का एक तेज प्रवाह है। ये दुनिया भर के समुद्री तटों पर सबसे प्रसिद्ध तटीय खतरों में से एक है। इसका गठन जो होता है, इसका निर्माण जो है वो समुद्री तट स्थलाकृति से होता है। बेकठोर तल या फिर नरम तल समुद्री तट स्थलाकृति वाले क्षेत्रों में होते हैं, ठीक है। तो ऐसी पानी के नीचे की बाधाएं जो होती है वो लहरों को सीधे समुद्र में वापस आने से रोकती है। इन तरंगों से पानी, जिन्हें फीडर तरंग भी कहा जाता है, किनारे के साथ तब तक चलता है जब तक कि उसे बाधा के चारों ओर एक खुला स्थान नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो ये था कुछ बातें जिसमें रिप करंट के बारे में बताया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आइरिस एवं मशालिया चर्चा में था, तो ये क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये क्षुद्र ग्रह है। आइरिस और मशालिया नामक क्षुद्र ग्रह अद्वितीय तरंग दैर्घ्य उत्सर्जित करता है, ठीक है, जो स्पष्ट रूप से पानी के अणुओं में उपस्थिति का संकेत देता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि सोफिया जो है वो नासा की हवाई खगोलीय वेधशाला है। तो इसी सोफिया के कमेंट के कारण ही जो है वो आइरिस और मशालिया का खोज किया गया, जो पानी के अणुओं में उपस्थिति के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी उपस्थिति के संकेत देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और जो क्षुद्र ग्रह पर पानी के महत्व को भी बताते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रस्तावना मतलब कि प्रिएम्बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला जो स्टेटमेंट है, उद्देश्य संकल्प पर आधारित भारतीय प्रस्तावना को संविधान सभा में एम.एन. रॉय द्वारा पेश किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, यह लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतीक है, इस बात पर जोर देते हुए कि शक्ति केवल नागरिकों के पास है। तीसरा स्टेटमेंट है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो तीसरा गलत है, क्योंकि सबसे पहले तीसरा को ही डिस्कस कर लेते हैं। ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, ठीक है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट पहले से गलत हो गया। यहाँ पे जो सारा का सारा गलत है, घा हो जाए, कोई भी सही नहीं है स्टेटमेंट है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो था उस पर आधारित भारतीय प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे एम.एन. रॉय ने नहीं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, यह लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतीक है, ठीक है, इस बात पर जोर देते हुए कि सत्ता केवल सरकार के पास नहीं बल्कि नागरिकों के पास भी है, ठीक है। यहाँ पे यह स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे सत्ता जो है केवल जो है वो सरकार के पास ही नहीं है, उसी के लिए प्रियम्बल में दिया गया है, सरकार के पास ही नहीं नागरिकों के पास भी शक्तियां हैं, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक है। इसलिए तीनों स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स थे। और वीडियो का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम के चैनल में है, जिसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।